आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और नई चीज़ आप लोग को सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ड्यूरिंग CPR द मेथड यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ब्रीदिंग पैटर्न इज। CPR के दौरान श्वास पैटर्न को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। यानी CPR जो देते हैं, CPR में श्वसन पैटर्न को यहाँ पे बोल रहा है मेंटेन करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। CPR क्या हो गया? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म भी कई बार देखने को मिलता है CPR का फुल फॉर्म, तो वो हो जाएगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे श्वसन पैटर्न को बनाए रखने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। मुंह से मुंह के द्वारा जो है सांस देना यहाँ पे CPR में ये हो जाएगा, ब्रीदिंग पैटर्न में शामिल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन एडल्ट्स मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स इज। वयस्कों में पल्स लेने का सर्वाधिक सामान्य स्थान है। पल्स लेने का सामान्य स्थान जो है वो रेडियल आर्टरी के थ्रू जो है पल्स लिया जाता है, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो नाउन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म जो हुआ था ये 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था और ये प्रत्येक वर्ष जो है इंटरनेशनल नर्स डे जो है 12 मई को मनाया जाता है और इनका जो है नाम वो होता है लेडी विथ द लैम्प। लेडी विथ द नेम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स आर एक्सेप्ट। गैर मौखिक संचार विधियों को छोड़कर है। यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा गया है, तो उसमें जो हो जाएगा यहाँ पे वर्बल में हो जाएगा यहाँ पे नॉन वर्बल को छोड़कर पूछ रहा है, तो यहाँ पे नॉन वर्बल को छोड़कर हो जाएगा बोले गए शब्द। ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन में, ये शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है फेशियल एक्सप्रेशन, स्पोकन वर्ड्स और आई कॉन्टेक्ट। नो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा बॉडी पोस्चर। ये सब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है ये सब शामिल हो जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर और आई कांटेक्ट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द पर्सन हु विशेस कन्वे ए मैसेज टू अनदर इज नॉन एज। संप्रेषण प्रक्रिया, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को संदेश देना चाहता है वह कहलाता है। ये जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया होता है दो व्यक्ति के बीच होता है, इसमें 5 एलिमेंट जो होते हैं शामिल होते हैं, जिसमें एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, और सेंडर के पास मैसेज होता है, वो चैनल के थ्रू रिसीवर के पास जो होता है वो मैसेज को सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है मैसेज सेंड करके उसका फीडबैक जो होता है वो फीडबैक देता है। तो इसमें 5 एलिमेंट शामिल हो गए और उसमें जो है दूसरे को संदेश देना क्या कहलाएगा? जो सेंडर होता है उसके पास ही मैसेज होता है, वो संदेश भेजता है रिसीवर के पास, तो वो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सेंडर। नेक्स्ट है द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम सेंडर। प्रेषक के संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यह वहीं पे है, यही कम्युनिकेशन में ही यहाँ पे है। यहाँ पे बोला गया रिसीव द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज। प्रेषक मतलब सेंडर के द्वारा संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा?
जो है सेंडर के द्वारा संदेश, सेंडर भेजा है मैसेज, तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा रिसीवर। रिसीवर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, द information or ideas passed from one person to another is known as। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना या विचार क्या कहलाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना या विचार, सूचना या विचार, ये जो हो जाएगा, जो व्यक्ति के पास सेंडर है उसके पास ये रहेगा मैसेज, वो मैसेज यहाँ पे सूचना और विचार, यहाँ पे मैसेज कहा गया, वो रिसीवर के पास सेंड करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसेज। नेक्स्ट है, बैरियर्स कम्युनिकेशन आर एक्सेप्ट। संप्रेषण को बैरियर्स को छोड़कर है। यहाँ पे बैरियर्स कम्युनिकेशन को छोड़कर है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोपनीयता की कमी, भाषण दोष, शांतिपूर्ण वातावरण, रुचि की कमी। तो यहाँ पे संप्रेषण में जो है कम्युनिकेशन वो शामिल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है शांतिपूर्ण वातावरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग विच इज ए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। निम्नलिखित में से एक हॉस्पिटल का, अस्पताल का कार्य है। तो इसमें जो हो जाएगा बीमार व्यक्ति का देखभाल करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, चिकित्सक एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सभी रोगजनक जीवों के विनाश की प्रक्रिया को कहते हैं। सभी जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उसको विनाश की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वहाँ पे हो जाएगा, इसको कहेंगे डिसइंफेक्शन, कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक। नेक्स्ट, एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल बैक्टीरिया। जीवाणु को मारने की शक्ति रखने वाला कारक, जीवाणुओं को मारने की शक्ति रखने वाला कारक। यहाँ पे पूछा गया है बैक्टीरिया को मारने वाला कारक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्रॉस इन्फेक्शन यूजली ओकर्स। क्रॉस इन्फेक्शन सामान्यतः होता है। क्रॉस इन्फेक्शन जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये वाला इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी इज नोन एज। जो है शरीर में किसी रोगजनक कारक का प्रवेश और विकास कहलाएगा। कोई रोगजनक पैथोजेनिक एजेंट है वो बॉडी में उसका जो है एंट्री हो गया है, और वो जो प्रवेश और उसका विकास डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो हो जाएगा इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द मोस्ट विडली यूज्ड डिफिकेंट ऑफ HIV इन्फेक्टेड मटेरियल्स। HIV संक्रमित सामग्री के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त कीटाणुनाशक कौन सा है। HIV संक्रमित सामग्री, उसको डिसइंफेक्ट के लिए यहाँ पे डिसइंफेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। मॉडरेट पायरेक्सिया मीन्स टेम्परेचर। मॉडरेट पायरेक्सिया का अर्थ है कितना तापमान। मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। पायरेक्सिया का होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया है, तो मॉडरेट का टेम्परेचर हो जाएगा 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हेन ए नर्स इज डूइंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग शी शुड कीप हर हैंड्स। जब एक नर्स सर्जिकल हाथ धोने का काम कर रही हो तो उसे अपने हाथों को रखना चाहिए। हैंड वॉशिंग कर ली, उसके बाद वो अपने हाथ को कैसे रखेगी? तो वो रखेगी कोहनी को ऊपर, ताकि वो पानी जो है नीचे की ओर आ जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। When a drug is to be given a bedtime, which of the following coded instruction is used? जब किसी दवा को तो सोते समय दिया जाता है तो उसको कौन सा कूट निर्देश का प्रयोग किया जाता है? कौन सा जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एच एस होरा सोमनी, सोते समय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट who come to emergency department and determining the management of perioditis is called। आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीज का आकलन करने और प्रबंधन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपातकालीन विभाग में मरीज का आकलन करना और प्रबंधन करना कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो वो आ जाएगा ट्रायज में। ट्रायज आपातकालीन जो होता है सेवा प्रदान किया जाता है ट्रायज में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में वाउंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। घाव मरहम पट्टी की जाती है। यहाँ पे घाव की मरहम पट्टी की जाती है, वो होती है सर्जिकल एसेप्सिस। ऑप्शन नंबर सी। द मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विच पोजीशन इज बेनिफिशियल। सामान्य श्वसन प्रस्राव को बनाए रखने के लिए कौन सी स्थिति लाभदायक है? अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उस समय जो है कौन सा पोजीशन बेस्ट माना जाएगा? तो वो हो जाएगा फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन ऑप्शन नंबर सी। एनीमा इज गिवेन। एनीमा दिया जाता है, कौन सा पोजीशन में एनीमा दिया जाता है? तो वो हो जाएगा साइड लाइंग पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी साइड लाइंग पोजीशन। इन फॉलोइंग विच ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर। कौन सा मौखिक तापमान लेने के लिए प्रतिबंध है कौन कौन से पेशेंट में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 10 साल से कम उम्र के बच्चों में। तो बच्चों में तो ओरल टेम्परेचर नहीं लेने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट इंडिकेट है, क्योंकि बच्चे के मुंह में जो ये है टूटने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे इसमें रहेगा 10 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं रहेगा। साइकेट्रिक पेशेंट मनोवैज्ञानिक रोगियों में भी नहीं रहेगा। मुंह का किसी का पेशेंट का सर्जरी हुआ है तो उसमें भी यह जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फॉर नेजोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन लेंथ एनजी ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम। नेजोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन के लिए एनजी ट्यूब की लंबाई मापी जानी चाहिए। कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए? तो वो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है नाक से कान, उसके बाद नाक से स्टर्नम तक, इसका मेजरमेंट पहले नाक से कान ट्रगस और फिर नाक से स्टर्नम तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड। नुकीले यंत्र को जीवाणु रहित नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए नुकीले यंत्र को? तो यहाँ पे है उबालना। बॉइलिंग में जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट उबालना नहीं चाहिए, जिससे कि उसका धार जो होता है वो खराब हो सकता है बॉइलिंग करने से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन बी इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल। ग्लूटियल मांसपेशी में दवा की कितनी मात्रा इंजेक्ट की जाती है? ग्लूटियल मसल्स में जो है ये जो मात्रा है ड्रग इंजेक्ट करने का, तो उसमें हो जाएगा
3 से 5 ml, 5 ml से अधिक जो है नहीं देना है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।